यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने ख़त्म किया था वेक्टर, और कुछ बेसिक कंसेप्ट में चैप्टर 11 3D के आपको बताया था कि 3D में हम कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम करते हैं, और उस पर कुछ मैं फार्मूले भी लिखवाया था। फिर हम आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की, और फिर उसके बाद मैं लाइन और प्लेन की बात करूंगा, क्योंकि अपने को चैप्टर 11 जो 3D है उसको दो पार्ट में स्टडी करनी है। एक पार्ट में तो हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो 11.1 का है इसका कंसेप्ट हमें ऑलरेडी हमें पता है, यही डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी है। तो ये हम पहले कर लेते हैं, और फिर मैं लाइन की बात करूंगा जो 11.2 पर बेस्ड है, और फिर मैं प्लेन की बात करेंगे जो 11.3 पर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। 1 कल मैं कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपको लाइन की निकालनी है विच मेक्स इक्वल एंगल। तो डायरेक्शन कोसाइन आप ये जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन आप ये जानते हैं क्या होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यही होता है क्या। और आपको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है कि जो लाइन है वो इक्वल एंगल बना रही है, ऐसा ही है क्या। ये कंसेप्ट आपको दिया है, और हम एक रिलेशन जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है। हम ये क्या जानते हैं कि तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है, वो 1 के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा बेटा 1 के इक्वल। और ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको दिया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो आप तीनों की जगह एक ही वैल्यू रख दीजिए। कोस स्क्वायर अल्फा, बीटा में भी आप अल्फा ही रख दीजिए और गामा में भी अल्फा ही रख लीजिए। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आपका, जो इक्वल टू क्या होगा 1। आफ्टर दैट कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, देन कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आएगा, नॉट ओनली 1/√3। तो ये कोस अल्फा की वैल्यू है, तो यही कोस बीटा की भी होगी और यही कोस गामा की भी होगी। तो जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन बन गई वो क्या होगी, प्लस माइनस 1/√3, और यही वैल्यू कोस बीटा की भी है और यही वैल्यू कोस गामा की भी है। तो ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन आ गई 11.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगा थर्ड क्वेश्चन की। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो तो दे रखी है और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। -18, 12 और -4 ये लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, -18, 12 और -4। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। डायरेक्शन रेशियो क्या है, -18, 12 और -4 ये दिया हुआ है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर कर दीजिए आप, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस जो भी -4 है इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 324 और 12 का फिर 18 का स्क्वायर 324, ये 144 और ये 4। अब इनको आप ऐड कर लीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, 320, 3 और 4 और 48 हो जाएगा, 52, 4 4 52। देखिए एक बार ऐड कर लीजिए, सॉरी ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये हो गया 10 और ये 324, तो 6 4 10 और 14 और फिर ये हो गया 5 और 5 और 7 और 1 8 और फिर ये होगा आपका 3 और 1 1 4 484। आई थिंक 484 आपका 22 का स्क्वायर बनेगा। ये 484, हाँ ये बन गया आपका 22। अब आपकी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी
डायरेक्शन कोसाइन। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। तो सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह के कई क्वेश्चन हमने किया है कोलिनियर का। फिर भी मैं आपको दोबारा इसको करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको 3 पॉइंट्स दिया हो और आपको कोलिनियर चेक करना हो, लेट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, आप इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 3 4, और बी का जो कोऑर्डिनेट है -1 -2 1, -1 -2 -1, सॉरी 1 ही है, 5 8 7, ये 1 है आपका, 5 8 7। तो आप इन 3 पॉइंट से लेकर कोई भी 2 वेक्टर बना लीजिए। क्या करना आपको, हालांकि कई कोलिनियरिटी को तो आप चाहे एरिया से निकाल दें या डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दें, बट ये वेक्टर या 3D में आया हुआ है तो हमारा कंसेप्ट इसको वेक्टर से करने का है, डायरेक्शन रेशियो के कंसेप्ट से करेंगे। तो आप कोई भी 2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ले लें, जैसे मैं ए बी बी सी लिख लूँ, या ए बी ए सी लिख लीजिए, या ए बी बी सी या ए बी सी ए सी लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। आपको कोई भी 2 वेक्टर लिखना है। तो मैं ए बी अगर लिखूंगा तो मुझे बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो -1 -2 क्या हो जाएगा आपका, -3 आएगा, -2 में से -3 करेंगे तो -5 ये होगा, और 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3। ये तो हो गया आपका ए बी। बी सी के लिए सी में से बी माइनस करना पड़ेगा, तो 5 + 1 आपका हो गया 6 आई, और फिर होगा आपका 8 में से 2 ऐड हो जाएगा तो होगा 10 जे, और फिर 7 में से ये 1 माइनस करेंगे तो 6 के। अब आपको रेशियो देखनी है आई जे के कंपोनेंट की रेशियो। अगर वो रेशियो प्रोपोर्शनल है, इट मींस पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए -3/6 -5/10 और -3/6, क्या ये रेशियो बिल्कुल इक्वल है? बिल्कुल है। इट मींस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। वो क्या है? कोलिनियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है ट्रायंगल्स के साइड्स के अलोंग, और आपको साइड्स नहीं दी हुई है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। तो देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं 3 5 -4 पहला है। एक ये ट्रायंगल यहाँ का बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट पॉइंट ए बी एंड सी, 3 5 -4, और दूसरा है -1 1 2, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है -5 -2, तीनों माइनस में है, -5 -2। ठीक है। अब हमें इन तीनों साइड्स के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो आप ध्यान दें कंसेप्ट पर, हमें तीनों साइड्स के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो पहले हमें तीनों साइड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स हमें ए बी बी सी और ए सी निकालना होगा। जब हम ए बी बी सी और ए सी निकाल लेंगे, फिर अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन में। तो मैं पहले ए बी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो, बी सी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो और ए सी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो लिख लेता हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी। तो आप जानते हैं कि ए बी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालेंगे, बी में से ए को मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो जब आप बी में से ए को माइनस करेंगे तो -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4। फिर वैसे 1 में से 5 को माइनस करेंगे, फिर -4 होगा आपका, और फिर 2 में से -4 को माइनस करेंगे तो एक्चुअली 6 हो जाएगा। तो ये ए बी के अलोंग डायरेक्शन रेशियो होगी। बट हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए
आपको इनका मैग्नीट्यूड निकाल कर ऐड करना होता है। तो इनका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 और ये भी क्या 36, ये 32 हो गया और 32 और 36 आपका हो गया 68 आई थिंक, 6 12 18 और ये 2 और 68। तो आप इसको 68 को 2 रूट 17 भी लिख सकते हैं, 2 रूट 17। तो डायरेक्शन आप कोसाइन हो जाएगी आपकी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वो क्या होगी आपकी, आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो -4/2 रूट 17, फिर -4/2 रूट 17, 6/2 रूट 17। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/रूट 17, -2/रूट 17, 3/रूट 17। ये तो ए बी के अराउंड डायरेक्शन कोसाइन आ गई। उसी तरह से मैं साइड डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड BC, मैं BC डायरेक्शन रेशियो की साइड BC निकाल रहा हूं, तो आपकी क्या होगी, C में से B को माइनस करना होगा, तो -5 में से -1 करेंगे तो ये +1 एक्चुअली हो जाएगा और आपका -4 बचेगा। वैसे -5 में से फिर -1 ये -6 हो जाएगा आपका, और फिर -2 में से 2 करेंगे तो ये आपका -4 होगा। ये आपकी फिर साइड वही आ गई, मतलब -4 -6 -4 सेम वही आ गया। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम देखिए 16 36 और 16 वही बात आएगी सेम, 68 और इसको आप 2 रूट 17 लिख देंगे। अब आपकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, ऑफ साइड BC। देखें आपको रूट 17 से डिवाइड करेंगे रेशियो में मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड करेंगे तब वो कोसाइन में कन्वर्ट होगी। तो -4 बाई डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल होता जाएगा, तो -2/रूट 17 और ये हो जाएगा आपका -3/रूट 17 और -2/रूट 17। ये डायरेक्शन कोसाइन आपकी होगी BC की। अब AC की बात करते हैं, AC के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन, किसके अलोंग, AC के अलोंग। तो मैं लिख रहा हूं पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड AC। AC की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, C में से A को माइनस कर लें, जब C में से A को माइनस करेंगे, क्या AC मैं ना लिख करके CA लिख देता हूं तो मेरा थोड़ा सा माइनस करने में मुझे ज्यादा इजी होगी। A में से C को माइनस करूंगा, A में से C को माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, क्या होगा 8 फिर 5 और ये फिर 5 ऐड हो जाएगा 10 और फिर ये -4 और ये +2 हो जाएगा, तो -2 बच जाएगा आपका ये। अब इनका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 64 100 और 4। देखिए तो 64 100 और ये हो गया आपका 168 में से 4, देखिए अगर इसका आप 4 कॉमन ले सकते हैं तो जैसे इसको आप लिख सकते हैं 4 × 42 ये हो जाएगा, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 × √42। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका AC के अलावा हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड CA AC लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे देख लेते हैं आपको किस, तो बस साइड के अलावा आपसे पूछा है, कोई फर्क नहीं, CA है अगर AC लिखेंगे तो ये और ये माइनस में साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ही कैंसिल होते भी जाएंगे, तो ये क्या 4/√42, फिर देखिए 5 हो जाएगा 5/√42 और ये क्या हो जाएगा -1/√42। यही होगा क्या, बिल्कुल। अब मैं 11.2 के आपके कुछ फार्मूले लिख देता हूं जिस पे हमारी पूरी बेस्ड है और हमें लाइन का कंसेप्ट पढ़ना है 11.2 में। तो देखिए
लाइन का इक्वेशन हमें डिराइव करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट में लाइन को स्टडी करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में प्लेन को स्टडी करेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखें, अभी तक तो हमने 2D में लाइन का इक्वेशन पढ़ा है, अब 3D में लाइन के इक्वेशन को पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? 3D में। तो 3D में लाइन के इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जब हम लाइन को स्पेस में ड्रॉ, अभी तक तो जैसे हम सिंपल प्लेन वगैरह में ड्रॉ करते थे 2D में, अगर मैं 3D की बात जैसे करने लगूं तो जब मैं स्पेस में लाइन को ड्रॉ करूंगा, जैसे मैं स्पेस में एक पॉइंट ऐसे ले लिया और एक पॉइंट ऐसे और दोनों पॉइंट को मिलाया तो लाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट वो स्पेस में, जब मैं स्पेस में लाइन को ड्रॉ करूंगा तो हम वहां पर 3D में आ जाएंगे और 3D में हम लाइन को स्टडी करेंगे। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a given point and parallel का सिंबल है to a given vector। किसी वेक्टर की लाइन क्या हो? पैरेलल हो। देखिए अब इसको हमें स्टडी करने के लिए मैं डायग्राम थोड़ा 3D में बना रहा हूं। आपको क्या दिया है कि आपको एक लाइन किसी पॉइंट से तो पास कर रही है और किसी वेक्टर की क्या है? पैरेलल है। तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा बना रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसको डराइव करके आपको दिखा दूंगा। ये एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन है, ये लाइन एल है जिसके पैरेलल हमें लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है। मान लीजिए जो हमारी लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट से लाइन पास कर रही है और इसी के पैरेलल मुझे बनाना है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे इसी डायरेक्शन में बनाऊंगा, ऐसे लाइन में बनाऊंगा। ये लाइन है तो दोनों तरफ ही आएगी, पैरेलल है तो ये एक लाइन है और ये लाइन आपकी जिसका इक्वेशन आपको लिखना है वो लाइन है। और ये लाइन एल दे रखी है जिसकी डायरेक्शन के बेस पर हमने अपनी लाइन को बनाया है और ये लाइन पॉइंट ए से पास कर रही है। एक चीज और मेंशन कर देते हैं कि जो लाइन एल है इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल की क्या है? मान लीजिए वेक्टर बी है और उसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। किसे डिनोट कर दे रहा हूं? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। फिर से ध्यान दीजिए कि मैं क्या लिखा हूं, जो बी है, बी जो आपको गिवन लाइन दे रखी है उसकी डायरेक्शन रेशियो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। या उसको अगर डायरेक्शन रेशियो में कह रहा हूं या ऐसे रहने दीजिए वेक्टर फॉर्म में, बी इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो मैं यहाँ एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट आपकी आर है, आर पे मत यूज कीजिए क्योंकि आर को हम यूज करेंगे। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ क्यू। एक पॉइंट क्यू से लाइन पास कर रही है और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया जाएगा। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, y1 और z1। क्या है? जिससे लाइन पास कर रही है उसका क्या है? कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। मैं इसको अगर ओरिजिन से मिला दूं तो आप ये जानते हैं कि जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं किसी पॉइंट को तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ये बात आप जानते हैं। ये OQ पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको मैं हमेशा वेक्टर A से डिनोट करूंगा। किसे डिनोट करूंगा? वेक्टर A से। वेक्टर A क्या है? लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x y z। लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रही है। जब इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रही है तो आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले सकते हैं and that point is known as arbitrary points and its coordinate is to be x y z। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x y z। तो मैं इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाऊंगा? इसको भी मैं यहाँ ओरिजिन से मिला दूंगा और हमेशा इसके पोजीशन वेक्टर को पूरे 3D में चलेगा r। जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r। मैं इसको OP कहूंगा। P
का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP से किसे डिनोट करूंगा, R से। इसकी वैल्यू क्या हुई, xi प्लस yj और प्लस z। तो पॉइंट में आ जाके आप लगा देंगे तो पोजीशन वेक्टर हो गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि R की वैल्यू क्या होती है, xi प्लस yj प्लस z की। ये A क्या है, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है। और ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का जो लाइन पॉइंट Q से पास कर रही है। अब अपने पास एक कंसेप्ट भी निकल कर आ गया कि यहाँ पे इस लाइन, मान लीजिए लाइन L1 है, तो लाइन L1 का एक लाइन सेगमेंट QP बन गया। क्या बन गया, QP। क्या QP और ये लाइन L है, जो लाइन QP क्या कोलिनियर है, कोलिनियर टू लाइन L। मतलब जो L है, जो QP लाइन सेगमेंट हो गया L1 का, और ये L के क्या कोलिनियर है, बिल्कुल है। और हम जानते हैं कि दो कोलिनियस वेक्टर को one कोलिनियस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एन अदर वेक्टर। तो कोलिनियस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट जब कर देंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, QP वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू लैम्डा और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, b। लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये देखिए ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं। जो QP हो गया वो इसके क्या हो जाएगा, कोलिनियर। तो कोलिनियस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर। फिर से समझ लीजिए, ये और ये क्या है, कोलिनियर। तो मैं एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं QP को लिखूंगा OP माइनस OQ। P का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका R, Q का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका A। इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा B। R की वैल्यू क्या हो गई, A प्लस लैम्डा B। यही आपका लाइन का इक्वेशन है जो पढ़ेंगे हम। क्या R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये इक्वेशन है आपका वेक्टर फॉर्म। हर इक्वेशन का हमें दो फॉर्म पढ़ रहे हैं। कितने फॉर्म पढ़ रहे हैं, दो फॉर्म। जिसमें R आएगा वो तो आपका वेक्टर फॉर्म होगा, और जिसमें x y z आएगा वो आपका कार्टेशियन फॉर्म होगा। क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म भी यहीं पे लिख देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ऐसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे लिख दीजिए x इक्वल टू y इक्वल टू z। अब क्या करना है कि इस लाइन की जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 उसको ऊपर से तो आप माइनस कर दीजिए, x1 यहाँ से माइनस कर दीजिए y1 और यहाँ से माइनस कर दीजिए z1। फिर जो नीचे आपको लिखना है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो होगी। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो लाइन इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी वही इसकी डायरेक्शन रेशियो होगी। तो लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। तो ABC से बस आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ये लाइन का वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म हो गया। फिर से देखिए, आपको x y z लिखना है, ऊपर x1 y1 z और पासिंग पॉइंट को माइनस कर देना है, और नीचे इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी। ये तो लाइन का पहला फॉर्मूला हो गया। मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ और मैं सिर्फ फार्मूले लिख दे रहा हूँ, और कल इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला जो फार्मूला आपका निकल कर आया लाइन का, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, और इसका कार्टेशियन फॉर्म है अपना x माइनस x1 बाई A इक्वल टू y माइनस y1 बाई B इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई C। दूसरा फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। किससे, टू गिवन पॉइंट्स। जब दो पॉइंट से लाइन पास करे तब उसका इक्वेशन क्या होगा। दो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो उनके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए का कोऑर्डिनेट क्या है आपका x1 y1 z1, दूसरे का क्या है x2 y2 और z2, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है आपका a और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है b। दो पॉइंट से लाइन पास करिए तो इसका इक्वेशन क्या होगा आपका, सेम ऐसे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a। क्या आ जाएगा, b माइनस a। ये तो आपका है वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए फिर आप ऐसे लिख दीजिए, ऊपर हमेशा पासिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो x1 y z1 को माइनस कर दीजिए। नीचे डायरेक्शन रेशियो आएगी, और आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। माइनस कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा
x2 माइनस x1 तो नीचे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया y2 माइनस y1, यहाँ पे क्या आ गया z2 माइनस z1। तो ये सेकंड फार्मूला आपका आ गया। दो लाइन के इक्वेशन हो गए। इस कंडीशन में हम लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो डिस्टेंस की। एक होती है स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या होती है? जो नन पैरेलल नन इंटरसेक्टिंग हो। आप कहेंगे कि जो नन पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग कैसे नहीं होगी? अगर ऐसा हो कि लाइन अलग अलग प्लेन में लाई करे, अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे तो अगर वो पैरेलल नहीं भी हैं तो भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइन। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो आपको दो लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। मैं दो लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे a1 b1 कह दूंगा, और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, देखिए पहले आप पोजीशन वेक्टर को माइनस कर लीजिए, a2 माइनस a1, फिर यहाँ पे आएगा डॉट b1 क्रॉस b2, और फिर इन्हीं का मैग्नीट्यूड v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड। अगर इनके से डिस्टेंस नेगेटिव में आते तो आपको इनको पॉजिटिव बनाना है। एक तो डिस्टेंस का ये फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला अगर यही लाइन पैरेलल हो गई तो जैसे मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन क्या है L2, यहाँ पे दूसरा फार्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्या? पैरेलल लाइन में देखिए ये आपका जो b1 b2 की लाइन का डायरेक्शन होता है। क्या होता है? इस जो लाइन का इक्वेशन आर्टिकल a प्लस लैम्डा b लिखा हुआ है, a प्लस लैम्डा b, इसमें a तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और b लाइन का डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन या डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये सेम होगा, b1 b2 क्या होगा? सेम। तो मैं टू लाइन फिर से लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू यहाँ पे a1 प्लस लैम्डा b। मैंने पैरेलल का आपको यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा। दूसरा r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। ये पैरेलल लाइन हो गई। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा आपका a2 माइनस a1, यहाँ डॉट की जगह क्रॉस आएगा बेटा, आप ध्यान रखना है थोड़ा सा, b, और नीचे यही जो b है उसी का मैग्नीट्यूड, और इसके ऊपर आप मॉड लगा देंगे कि इनकेस नेगेटिव आती है वैल्यू तो वैसे यहाँ पर भी मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली वेक्टर फॉर्म में आएगा तो आपको मैग्नीट्यूड तो लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला आपका दो हो गया। तो ये इतने दो फार्मूले ये हैं और ये दो लाइन के फार्मूले हैं, और एक एंगल का आता है तो वो अभी सिलेबस से कट हो गया। आप इन फार्मूले को याद रखेंगे तभी क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। फार्मूले आपको अच्छे तरह से याद होने चाहिए और आप इसको लर्न करेंगे, और कल मैं इस फार्मूले पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। थैंक यू।